तो पार्ट की शुरुआत लोटस पॉन्ड से होती है, जहाँ चोंकी और क्रोको रहते हैं। और हमने पिछले पार्ट 4 में देखा था कि लोटस पॉन्ड में कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो गई थी, और तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट आशु को बीच ट्रेनिंग में ही भागना पड़ा, वो भी अपने दोनों दोस्तों चैंग और लीबो को छोड़कर। वो दोपहर से गया था, लेकिन रात हो गई है। गए हुए उसे बहुत घंटों बीत चुके हैं, लेकिन आशु यहाँ लोटस पॉन्ड के अंदर था। वो क्रोको की पीठ पर था। क्रोको और चोंकी अपने ओरिजिनल फॉर्म में कहीं और आशु को लेकर जा रहे थे, वो भी उस वार्निंग का पता लगाने के लिए जो कि सिस्टम के थ्रू आशु को रिसीव हुई थी, वो भी चोंकी और क्रोको की मदद से। हालांकि आशु के इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि चोंकी और क्रोको दोनों स्किन बैरियर स्ट्रेंथ के लेवल पर हैं। उनका मैसेज उसके ओनर तक पहुंचाना मतलब कि इतना खतरनाक क्रीचर है कि चोंकी और क्रोको दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और उनको अपने आशु मेन प्रोटैगनिस्ट की जरूरत पड़ गई थी। आशु भी क्यूरियस था कि आखिर ऐसा कौन सा क्रीचर है कि उसके दोनों बीस्ट उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और डर के मारे बैकअप के तौर पर अपने मास्टर को ही बुला लिया। और लोकेशन पर पहुंचने के बाद आशु को पता लग जाता है, वो भी यहाँ वहाँ मार्किंग की मदद से, कि ये बीस्ट कितना ज्यादा बड़ा है। और डर के मारे क्रोंकी और चोको दोनों अपने मिनी फॉर्म में आ जाते हैं। हालांकि डर सिर्फ बीस्ट को ही नहीं बल्कि आशु को भी हो रहा था, लेकिन अपनी सिंक्रोनाइजेशन को बढ़ाने के बाद उसे थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंट था कि कहीं न कहीं सिंक्रोनाइजेशन को बढ़ाने के बाद वो इस बीस्ट का मुकाबला कर सकता है, वो भी बड़े मुश्किलों से। और एडिशनली ये भी पता चलता है कि वाटर एक्सपेंडिंग कि वो कितने मीटर्स तक पानी के अंदर रहने वाली मछलियों को सेंस कर सकता है, तो वो 1 मीटर से 6 मीटर के फासले तक हो गई थी। और अब उस बीस्ट को अपनी आंखों से विटनेस करने के बाद आशु को पानी में ही पसीने आने लग जाते हैं। वैसे ये चीज काफी ज्यादा इलॉजिकल है, आखिर भला पानी के अंदर आपको पसीना कैसे आ सकता है? कमेंट में बताना यहाँ पर क्या हो रहा है। और मॉन्स्टर के स्ट्रक्चर से ही हमें आशु बताता है कि ये एक बहुत बड़ा क्रैब मॉन्स्टर है, वो भी इतना बड़ा कि इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। सामने वाले पैनल से आप लोग पता लगा लो ये कितने मीटर लंबा हो सकता है। मेरे हिसाब से एक घर जितना तो ये जरूर होगा। और तो आशु से हमें ये भी पता चलता है कि मास्टर यूगी ने उसे ये बताया था कि जब एक मिथिकल बीस्ट स्किन बैरियर के लेवल को पार कर लेती है तो उसको स्पिरिट बीस्ट बुलाते हैं, जो कि स्पिन बैरियर के लेवल बीस्ट से तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और विदाउट अ डाउट इसके साइज को ही देखकर इसमें कोई शक नहीं कि ये क्रैब एक स्पिरिट बीस्ट है, इसी वजह से तो इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है। और अब आशु को उस सेंड हुए मैसेज का भी पूरा का पूरा माजरा समझ में आ जाता है, वो भी सिस्टम के थ्रू। चोंकी और क्रोको ने जो हेल्प की मदद आशु से मांगी थी तो वो इस रीजन से थी, लेकिन अब भी आशु को लगता है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर ये वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग होता तो चोंकी और क्रोको को उस तक हेल्प का मैसेज सेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब उसके मन ही मन में सिर्फ एक बात ही गूंज रही थी, क्या मैं ये अकेला कर सकता हूँ? हालांकि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है। इज इट पॉसिबल मेरे जैसे बच्चे के लिए इतने बड़े बीस्ट को हराना? क्या ये वाकई में मुमकिन है भी या नहीं? ये तो टक्कर लेने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मैं कितने पानी के अंदर हूँ और मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है और कितना पावरफुल हूँ। हमारे आशु के लिए एक बात तो क्लियर हो गई है कि इस तरह के एक्सीडेंट उसके लाइफ में जरूर आते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग होने के लिए वो जिस प्लान को फॉलो कर रहा है वो एकदम सही है, लेकिन हमेशा की तरह उसके प्लान में कोई ना कोई एक्सीडेंट तो जरूर आता है। ये पहली बार नहीं है, उसकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट हुई है और एक्सीडेंट हुए हैं जो कि उसको बढ़ने से रोक रही है। लेकिन अब वो इन एक्सीडेंट और इंसिडेंट से तंग नहीं आता, क्योंकि हर बारी जब कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। और एज अ पार्ट उसने इन एक्सीडेंट और इंसिडेंट को एक्सेप्ट कर लिया है कि इस तरह के माजरे हों वो भी उसकी लाइफ में, तो ये सब का सब उसके लिए अब नॉर्मल है। क्योंकि जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए एक प्राइस का तो जरूर नेचर बंदोबस्त करता ही है, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, ये तो सब लोगों को पता ही होगा। ये इस दुनिया की नेचर है, दुनिया इसी के हिसाब से चलती है। जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वही होगा तब लोगों के सामने एक बंदर। इसकी माँ का चादर। इस लाइफ में जितनी मुसीबतें आशु को फेस करनी पड़ रही है, तो पहले में तो उसने बस मरना ही एक रास्ता दिख रहा था, लेकिन अब जाकर उसे कुछ अलग यानी कि जीना है। और जीने के लिए वो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो उसको छीनने के लिए चुल मची ही हुई होती है। अगर ये इस बॉडी का ओरिजिनल आशु आज जिंदा होता तो न जाने वो क्या करता, लेकिन अब जबकि वो मर गया है और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि अब आशु है, वो तो कभी भी उस चीज को अपने हाथ से ले जाने नहीं देगा जो कि उसकी जिंदगी को बेटर और बेहतर बनाने में मदद करती है। और तो अपनी गोल्स को अचीव करने में भी ये लोटस पॉन्ड हमारे आशु के लिए एक खजाने से कम नहीं। और अगर कोई लुटेरा उसके खजाने को लूटने के लिए आएगा तो अपने खजाने को वो इतनी जल्दी उसके हाथों में नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आए वो भी अपने अपने रीजन लेकर, जो कि वो आशु को कहीं ना कहीं मारना चाहते थे, तो उन सब के सब को आशु ने खाली हाथ ही बेच दिया या फिर मार डाला। वो क्रैब को अब चैलेंज देता है, ओए बड़े कमीने, तुम्हें मेरा लोटस पॉन्ड चाहिए ना? तो चलो देखते हैं कि इस लोटस पॉन्ड का असली हकदार कौन होगा, जो कि आखिर तक डटा रहेगा। ये पॉन्ड उसका। ये कहकर आशु अपने दोनों पेट्स के साथ क्रैब पर हमला कर देते हैं। हालांकि
अगली ओर हम चैंग को देखते हैं जो कि अपने सीनियर से मार खा रहा था, वो भी बिना किसी रीजन के, और वो बड़ी जोर जोर से उसे मारता है। पता चला कि उस सीनियर को उनसे कोई भी मतलब नहीं है, बस वो आशु को ढूंढने के लिए आए थे। मगर अब जबकि वो उनके साथ नहीं तो वो जबरदस्ती उसको मार पीट कर इन्फॉर्मेशन उगलवाना चाहते थे, जिसके बारे में चैंग जानता तो नहीं लेकिन वो उन्हें बताता कुछ भी नहीं। साइड पड़ी ईंट जो कि पता नहीं कहां से आ जाती है, लेकिन उठाकर दे मार अपने सीनियर के सिर पर फोड़ता है, वो भी ये कहकर तेरी अम्मा के घर गया है। ईंट को फोड़ने तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब जबकि उसने उसके अम्मा का नाम लिया तो सीनियर बड़ा ही गुस्सा हुआ और दे मार उसके चेहरे पर पहले लात देकर और बाद में उसी के सहारे उस पर खड़ा होकर वो कहने लगा, माँ की आंख, मैं इस बात को कभी भी जाने नहीं दूंगा। लगता है चैंग तुम्हें मरने की बड़ी चुल मची हुई है और खुद मौत को बुलावा दे रहे हो। ये कहते हुए वो सीनियर बुली अपने बाकी दोस्तों को गेट पर पहरा देने का बोलता है, क्योंकि वो इन दोनों के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता है, वो भी इन्हें मजे मजे से टॉर्चर करके। तो हाँ, सिर्फ चैंग की नहीं बल्कि लीबो की भी वो हालत खराब कर चुका है और वो भी चैंग की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था, वो भी एकदम बेबस। और उसके तीनों दोस्तों को ऑर्डर मिलने पर वो उसकी बात को मानकर गेट पर पहरा देने के लिए चले जाते हैं कि इसी बीच लीबो उठ खड़ा हुआ, वो भी बड़े गुस्से में अपने सीनियर को माँ की गाली देकर वो उस पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अटैक लैंड करने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है, वो भी इन मिड एयर, और उसका हाथ मरोड़ कर वो तोड़ता तो नहीं लेकिन पूरा का पूरा वो लीबो का मोमेंटम खराब कर देता है और एक घिनौना सा चेहरा बनाकर वो लीबो से कहने लगा, अरे मेरी जान, तुम्हें कहाँ जाना हुआ? रुको, मैं तुम्हारे दोस्त के साथ बात कर रहा था, तुम्हारी बारी आनी है। लेकिन अब जबकि तुमसे वेट नहीं हो रहा था तो तुम्हारे दोस्त से ही शुरुआत लेते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा ही मजा आता है तुम्हें इतना फ्रस्ट्रेट देखकर। ये कहता हुआ सीनियर ब्रदर घायल हुए चैंग को उसके बालों से पकड़ लेता है और उठाते हुए वो चैंग से ये कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी एक चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है और वो है तुम्हारी आंखें, जिनमें कभी भी मैं डर नहीं देखता। हालांकि तुम इस स्टेट में भी हो, तुम्हारे चेहरे पर डर नजर नहीं आ रहा और यही चीज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है, लेकिन इसका भी इलाज मेरे साथ है। हालांकि इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा लेकिन मुझे सुकून मिलेगा और उस डर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी जो कि तुम्हारी आंखों में दिखता नहीं, क्योंकि तुम्हें तो कुछ नजर भी नहीं आने वाला। खैर, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा हूँ, चलो तुम्हारी आंखों को बाहर निकालते हैं। पता नहीं तुम कैसे रिएक्शन दोगे और कैसे चीखोगे, लेकिन चाहे जैसे भी हो मजा तो आने ही वाला है। जो ही सीनियर ब्रदर अपनी घिनौनी हरकत करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो लीबो अपने सीनियर ब्रदर को रोकने के लिए ये बोला, प्लीज रुक जाइए, इस तरह मत करिए, मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए, ये आप कैसी हरकतें कर रहे हो? क्या आपको डर नहीं लगता कि इसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है? अगर थोड़ी सी भी इंसानियत आप में बची हो तो रुक जाइए प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ। लेकिन सीनियर ब्रदर रुका नहीं और उसकी उंगलियां चैंग के आंखों तक पहुँच गयी, पहुँच कर वो उसके आंखों के अंदर भी हो गए, जिसके बाद जो दर्दनाक चीखें चैंग से हमें सुनने को मिलती हैं, तो मैं आपको क्या कहूँ। वो जोर जोर से चीख रहा था लेकिन सीनियर ब्रदर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जो कि वो पहले भी बता चुके हैं कि चैंग की आंखों से उनको नफरत है। वो कुछ भी करने को तैयार है ताकि वो चैंग की इन आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। उसको टॉर्चरिंग करने में बड़ा ही मजा आ रहा था कि तभी पीछे एक अनजान वॉइस, जिसका चेहरा हमें दिखाया तो नहीं जाता लेकिन नेक्स्ट पार्ट में जब वो अपलोड हो जाएगा तो हम देख लेंगे, वो उसे रुकने का कहता है। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? अब इस आवाज के पीछे कौन हो सकता है ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा, मगर अभी के लिए चलो देखते हैं हमारे आशु के स्टेटस विंडो को। जो पैसा आशु के साथ होता है तो वो 110 रुपया होता है। चौंकी और क्रोको दोनों अपने स्टेट पर ही थे, अभी तक अपग्रेडेबल नहीं हुए, वो भी सिस्टम की मदद से। और तो जो उसकी सिंक्रोनाइजेशन, कभी कभार इसको फ्यूजन या फिर सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम बताता है, तो वो 11.7 ही थी, मतलब कि वो बड़ी नहीं। अगले पार्ट में तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो ये कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के साथ, जो कि जब ऑथर पब्लिश करेगा तो मैं उसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करके डाल भी दूंगा। बाय।